वेलकम टू बालाजी आरएस। अब हम जो है एमसीक्यू सीरीज करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इनमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आने वाली जो आपके एग्ज़ाम है, आरएस प्रीलिम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, संगणक हुआ, जूनियर अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्ज़ाम में ये काम आएगा। खासकर अपना मेन टारगेट जो है आरएस प्रीलिम और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 3 है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे हमें करना है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछा जा सकता है उनको हम करेंगे। ये अगर आपने कर लिया तो इसमें से आपका एक भी सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा। ये मेरे बारे में थोड़ा जानकारी है। मैंने 2 बार आरएस मेंस दिया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर किया था मैंने, और अभी करंटली मैं राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस में हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेकंड पार्ट के लिए। और आगे जो है हम और भी एमसीक्यू सीरीज करेंगे, वही जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको उसी में ही कंप्लीट करके हमने को अपनी तैयारी को पक्का करेंगे। अभी तक जो है राजस्थान की एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के कुछ 6 क्लासें मैंने डाल दी है, और राजस्थान ज्योग्राफी भी मैंने स्टार्ट की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 2013, 15 और 18 के जो प्रीवियस ईयर पेपर था आरएस प्रीलिम का, उसका मैंने 150 क्वेश्चन का पूरा पूरा एनालिसिस किया है। 150 मतलब जीके और मैथ। कई लोगों का मैथ और रीजनिंग कंप्लीट पक्का नहीं होता, तो उसको कैसे करते हैं उसको मैंने आपको लाइव दिखाया है उसमें। अगर आप ये 150 करके 450 क्वेश्चन करके चले जाते हैं। और एक पेपर में और करवाऊंगा, लेकिन वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही करवाऊंगा, 2021 वाला। इससे टोटल मिला के 600 क्वेश्चन। ये 600 क्वेश्चन आपकी तैयारी में और एडवांटेज देगा। अब हम जो है इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये क्वालिटी एमसीक्यू है जो मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं अभी तक, उस एक्सपीरियंस से मैंने बनाए हैं। तो इसी इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है 8 कोर इंडस्ट्री के लिए। जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 8 मेजर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है। इसमें सवाल क्या है कि उसके जो 8 प्रमुख हैं उनके योगदान पूछ रहा है, परसेंटेज कितना है। तो इसका जवाब है, हम डायरेक्ट जवाब पे जाएंगे। ठीक है। इसका जवाब है 40.26%। इससे क्या वीडियो की लेंथ भी कम होगी और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। 40.26% जो है इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इसमें सब जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनमें सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है। तो रिफाइनरी, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो रिफाइन तेल रिफाइनरी और ऑयल रिफाइनरी होती है, उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। फिर बिजली है, स्टील है, कोयला है। ये 4 आपको याद रखने हैं। और लास्ट में जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है वो 2 याद रख लो, सीमेंट और उर्वरक। तो 8 कैसे याद करोगे? रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये 8 है आपके कोर इंडस्ट्री है, प्रमुख उद्योग। और उसमें टॉप 4 है रिफाइनरी, बिजली, स्टील और कोयला। और अंतिम 2 है सीमेंट और उर्वरक। और परसेंटेज कितना है इनका? 40.26%। अगला कथन आईआईपी के से रिलेटेड सही कथन बताना है आपको। तो इनमें इनके बारे में कुछ जानकारी दी है कि इनका जो आईआईपी का जो बेस ईयर है, आईआईपी का बेस ईयर 11-12 है, बिल्कुल सही है। इसकी क्या है, इसकी गणना जो है सीएसओ करता है, और ये मंथली बेसिस पे होती है। आपको याद रखना है कि ये मंथली बेस पे होता है, मासिक आधार पे इसका इसकी गणना सीएसओ करता है। इनमें 3 घटक है, और 3 घटक आपको एज इट इज याद रखना है: मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। विनिर्माण, खनन और बिजली। अब इसमें जो है निर्माण नहीं है। जब हम उद्योग का जब परसेंटेज देखते हैं, जब जीडीपी में उसका जो कंट्रीब्यूशन देते हैं जिसमें उद्योग होता है, उसमें विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण, निर्माण, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों आते हैं। और जब हम आईआईपी की बात करते हैं तो इसमें जो है निर्माण को हम गिनती में नहीं लेते। एक सवाल आपका यहाँ पे भी बनता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपके जीडीपी पे में तो काउंट होता है। जीडीपी पे में जब उद्योग की गणना करते हैं हम, उसमें तो गिनती होती है इसकी। पर जब हम आईआईपी की गिनती करते हैं तब उसमें इंक्लूड नहीं करते, वो है निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम आईआईपी में नहीं लेते हैं, जीडीपी में लेते हैं।
तो ये तीनों कथन इसके सही है। बेस ईयर 11-12 है, CSO इसका निकालता है, मासिक आधार पे होता है। तीन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, विनिर्माण, खनन और बिजली। अगला स्कीम से रिलेटेड है कि मिशन निर्यातक बनो। ये अभी जो है नई नई स्कीम चालू हुई है। इसमें इन्होंने जो एक्सपोर्टर के टारगेट बनाए हैं कि निर्यातक के टारगेट इतने हम निर्यातक जो है आगामी वर्ष में हम बनाएंगे, इतने लोगों को प्रमोट करेंगे कि इतने लोग जो है निर्यातक बन जाए, अपने सामान जो है देश विदेश में बेचना स्टार्ट करें। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है 22,731। तो 22,731 हम नए एक्सपोर्टर को बनाने के लिए जो है हमने निर्यातक मिशन निर्यातक बनों में टारगेट लिया है। तो ये टारगेट आपको याद रखना है 22,731। अगला क्या है, अब एक्सपोर्ट पूछा है कि ना जो गत वर्ष में जो एक्सपोर्ट हुआ है राजस्थान का, वो कितना है निर्यात सर्वे के हिसाब से। तो एक तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 52,000, ये पिछले साल का है, लास्ट ईयर का। लास्ट पहले 52,000 था, फिर 50,000 हुआ, फिर अब जो है करंट में जो आंसर है वो है इसका 72,000। करंट का जो आंसर है 72,000। इससे पहले 50,000 था, फिर 52,000 था उससे पहले। ये आपको जो है आप देख सकते हैं। अब इसका ट्रेंड देख लो, ये कम हुआ है फिर बढ़ा है। तो अगर वो पूछे कि ना लगातार 3-4 सालों से एक्सपोर्ट जो है अपना बढ़ ही रहा है, तो उसका ऑप्शन होगा गलत, कि ये नहीं बढ़ा है, इसे बीच में एक बार कम भी हो गया था ये। अगला ये ये सवाल वैसे एक बार पूछ चुका है आरएस में, प्री में, कि कितने जिला उद्योग केंद्र उप केंद्र जो है राजस्थान में बने हुए हैं। तो इसके ऑप्शन देख लो आप। तो इसका आंसर है 36 उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र। इसका आंसर है 36 उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र। 36 और 8। अगला है इनका मैच स्टेटमेंट मैच करना है आईआईपी का रिलेटेड। तो इनके जो परसेंटेज पूछा है मिलान करना है हमें। तो विनिर्माण का परसेंटेज कितना था, 77% था। खनन का कितना था, 14%। और बिजली का 8%। तो पहले नंबर पे कौन सा हुआ, विनिर्माण। ये आईआईपी में हम इनका जो है सीक्वेंस देख रहे हैं, दूसरे में खनन और तीसरे में आपका बिजली। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। ये अगर पूछ सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन सबसे ज़्यादा था और सबसे कम कौन था, तो विनिर्माण ज़्यादा था, सबसे कम बिजली था। ये दो क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें। या तो इनका सीक्वेंस पूछेगा, या हाईएस्ट कौन सा था, या फिर जो हाईएस्ट है उसका परसेंटेज कितना है, और लोएस्ट में बिजली का 8%। इस बार का पेपर जो है थोड़ा डिफिकल्ट मान के चलो, क्योंकि कट ऑफ जिस तरह से बढ़ रही है, चांसेस पूरे हैं कि जो ये 84 पिछली बार था, 84 के बीच में 90 के बीच में ही ये रहेगा। कम होने के चांसेस इस बार कम है। तो अपनी तैयारी को उसी तरह ही बढ़ाओ। ये सवाल अगर आपने कर लिया, तो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे के जो 20 सवाल आते हैं, वो आपके जो है कहीं नहीं जाएंगे। अब हम जो है एक और क्वेश्चन देते हैं, 2000 बजट का सवाल देख लेते हैं एक बीच में, कि 23-24 में जो जो अंतर्देशीय शुष्क बंदरगाह है, वो हमने जो है कुछ और स्थानों को जो है हमने बनाने के लिए उसका बजट पास किया था। तो वो स्थानों को आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें, कि कौन कौन से स्थानों के लिए हम जो है कौन कौन से स्थानों पे हम शुष्क बंदरगाह, इनलैंड ड्राई पोर्ट, इंग्लिश में इनलैंड ड्राई पोर्ट बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है, अब हम आंसर ही देखते सीधा। इसका जो है बीकानेर और पचपदरा, बाड़मेर, ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे हम ड्राई पोर्ट बनाएंगे, यानी कि शुष्क बंदरगाह बनेंगे। अब पिछले बजट में जो है ऑलरेडी 3 जगह बन चुका है, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ये 3 बन गए हैं, और 2 और प्रपोज है। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि इस समय जो राजस्थान में कितने ड्राई पोर्ट है, 5। तो ये संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, ये संख्या पूछ सकते हैं। पहले कितने बने थे, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा 3, और अब जो है बीकानेर और पचपदरा, बाड़मेर, ये 2 को बजट में अनाउंस किया है। अगला, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DMIC, उसके बारे में गलत कथन आपको बताना है कि गलत कथन क्या है इसमें। अब इसमें हमने जो है दो
3 6, 1 2 3 6 ऐसे याद कर लो। दो तो आपके जो है निवेश क्षेत्र है, तो निवेश क्षेत्र कौन से है? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, ये तीनों एक ही है। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना और अजमेर, किशनगढ़, तो ये दो ये हो गए। और तीन आपके जो है औद्योगिक क्षेत्र है, जयपुर दौसा, आपके जयपुर दौसा का साथ साथ है, और जोधपुर, पाली, मारवाड़, ये दूसरा हो गया। और तीसरा राजसमंद और भीलवाड़ा, तीन आपके जो है औद्योगिक क्षेत्र है। और एक और छः क्या है? ये आपका जो है गलत है। आपके 6 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से ये गुजरता है। और 38% भाग जो है राजधानी, अगर ये पूरा जो है दिल्ली से लेके ये नीचे तक जा रहा है, दादरी से लेके यहाँ तक, तो इसमें जो 38% जो है राजस्थान से ये पास होके जाएगा। तो कितने हैं? 6 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, 38% जो है भाग राजस्थान से गुजरेगा। जयपुर दौसा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और राजसमंद, भिलवाड़ा, ये औद्योगिक क्षेत्र है। और खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, ये एक, और अजमेर, किशनगढ़, ये दो। दो आपके निवेश क्षेत्र हैं। अगर आपको इतना भी याद रहा, तो डीएमआई से अगर आपको मेंस में भी आता है 2 या 5 नंबर का, उसमें भी आप जो है यही चीज़ें लिख दोगे तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। अब अगला जो है मिनरल्स के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट आपको करना है। अब इस बजट में जो है कुछ व्यवसायी इकाई, एक बिजनेस यूनिट जो है बनाने की प्रस्ताव किया गया था। तो इसमें हमें देखना है कि जिप्सम का जो है बिजनेस यूनिट कहाँ बनेगा, तो जिप्सम का बीकानेर में बनेगा। और चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइमस्टोन, इसको जो है जयपुर में बनेगा। लिग्नाइट का जोधपुर में, और रॉक फॉस्फेट ये उदयपुर में। झामर कोटड़ा में, जो उदयपुर में झामर कोटड़ा है, वहाँ पे रॉक फॉस्फेट का आपका ये व्यवसाय इकाई बनेगी। तो जिप्सम बीकानेर, बीकानेर के दौरे पे जिप्सी चलाओ। जयपुर में चूना और लिग्नाइट, जोधपुर में रॉक फॉस्फेट, उदयपुर में। आप कैसे भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इस बार मिलान में। अगला, ये हिंदी में गलत हो गया। ये है बेसिन। ऐसे बेसिन का आपको आइडेंटिफाई करना है जो तेल वाले बेसिन है अपने पास, 4 है अपने पास। ठीक है, बाड़मेर, साचौर, बीकानेर बेसिन, विंध्यन बेसिन और जैसलमेर बेसिन। जहाँ हमें इसमें से अब जो आइडेंटिफाई कौन सा करना है, जहाँ पे तेल और गैस दोनों मिलता हो। तेल और गैस मिलने वाला अपने पास जो है एक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जवाब है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन ऐसा है जहाँ पे जो है ऑयल और गैस दोनों मिलता है। अगला देख लेते हैं। अब जो है एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में पूछा है नवंबर 2022 में, कि ऊर्जा की स्थापित स्थापित क्षमता अपनी राजस्थान में कितनी है। तो इसका आंसर है 23,427 मेगावाट। अब आपको याद रखना कि गीगावाट और मेगावाट दो ऑप्शन में दिया है, तो अपना जो अभी फिलहाल जो है मेगावाट का ही टारगेट अचीव हुआ है, 23,427 मेगावाट। अगला है कुसुम कंपोनेंट, कि कुसुम में जो है 3 कंपोनेंट है, इन 3 कंपोनेंट का मिलान करना है कि पहले कंपोनेंट में क्या काम होने वाला, दूसरे में और तीसरे में। तो पहले में जो है सौर प्लेटें लगेंगी, तो घर के ऊपर जो सौर प्लेटें लगती है, और जो जहाँ जहाँ भी खेतियों में लगेगी सौर प्लेटें, तो वो पहले कंपोनेंट में। दूसरे में है जो आपका जो पंप लगता है पानी का, उसको जो है सौर पंपों में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा है जो आपके जो डीजल पंप आप यूज़ करते हैं, उसको पूरा का पूरा एलिमिनेट करके जो है सौर पंपों को हर जगह यूज़ किया जाएगा। ये नए वाले हैं और ये रिप्लेसमेंट वाले हैं। तो 3 घटक आपको याद रखने हैं। अब इनमें एक चीज़ याद रखनी है कि फाइनेंस कैसे आता है। अगर आपको ये कुसुम कंपोनेंट में कोई सौर प्लेटें या कुछ लगवाना हो, तो इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? तो 30% तो राज्य देगा, 30% केंद्र देगा, 30% जो है आपको लोन मिल जाएगा, और 10% जो है किसान को खुद को लगाना पड़ेगा पैसा। तो 30 + 40 जो है, ये इसमें पूछा जाए कि कितना किसान भरेगा,
40% जो है वो अपना भरेगा, क्योंकि लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। पर जो 60% है, ये अनुदान की तरह है, ये ग्रांट की तरह है, आपको छूट मिल रही है 60% की तरह। अगला देखते हैं। जो सोलर पॉलिसी आई थी 18 दिसंबर 2019 को, ये डेट याद रखना, 18/12/2019 को इस डेट को बहुत सारी पॉलिसियाँ निकली थी। इसमें कुछ टारगेट रखा था सोलर सोलर के लिए। सोलर का टारगेट रखा था 30 गीगावाट का। तो इसको किस तरह से हम हासिल करेंगे, उसको हम देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों वैसे सही है। इसमें जो सोलर पार्क है, हम जो सोलर पार्क लगाएंगे उसमें 24 गीगावाट का, अभी अपना कितना कैपेसिटी का टोटल है, 23,487 मेगावाट। और यह टारगेट कितना 30 गीगावाट है, ये टोटल है स्थापित ऊर्जा का। और उसमें हम जो है सोलर का टारगेट इतना बड़ा लेके चल रहे हैं, 24 गीगावाट का। और जो सौर वितरण इकाई होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, अलग अलग जगह से जो है सोलर की, जो घर में से जो है दूसरी जगह पे जो सोलर की सप्लाई हो रही है, जो घर में लोग जिनकी एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, वो ऐसे से जो है 4 गीगावाट करेंगे। सोलर पंप से जो है हम 1 गीगावाट का करेंगे, और छत पे 1 गीगावाट का सोलर रूफटॉप लगाएंगे। ये भी हमें जो है डायरेक्ट बेनिफिट ही देता है, कि अगर कोई अगर 1 गीगावाट तक घर में यूज़ ले रहा है, तो जो है, जो कन्वेंशनल जो रेगुलर बिजली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार स्थिति और चालू मूल्य दोनों को समझाएं। जो कांस्टेंट प्राइस है वो करंट प्राइस में जीडीपी के सेक्टर वाइज डेटा बताना है हमें। तो ये सेक्टर हो गया, इनका स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। कृषि का था स्थिर मूल्य में 2850, और उद्योग का था 2776, और सेवा का था 4374। तो ये स्थिर मूल्य में परसेंटेज था। और यहीं से अब सेवा से ही शुरू करते हैं। 4374 जो है इनका, ये तो सेम था। और 28, ये उद्योग में 2776 का 2731 हो गया प्रचलित में। और कृषि का जो है 2850 का 2895 हो गया। तो इसमें देखोगे जो है उद्योग का कम हुआ है और कृषि का बढ़ा है। तो इसने नॉर्मली जो होता है, प्रचलित मूल्य स्थिर मूल्य से ज़्यादा होता है हमेशा। पर इस बार जो है उद्योग का हमने जो है कमी दर्ज की है प्रचलित मूल्य में। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि क्या हमने जो उद्योग में प्रचलित मूल्य में कमी दर्ज की है। तो जवाब इसका सही है, क्योंकि जो है 2776 का 2731% हो गया है। और यहाँ 2850 का 2895%। और सेवा में हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी है। अब अगला सवाल है, राज्यस्थली कहाँ स्थापित होने जा रही है। ये राज्यस्थली है, 3 जगह जो है ये स्थापित होने वाली है। तो इन 3 जगह का नाम पूछा है आपसे। तो इसका एक जवाब है जयपुर, उदयपुर और दिल्ली। ये ऑप्शन में ध्यान रखना कि दिल्ली भी है। जयपुर हमारी राजधानी, उदयपुर टूरिज्म के लिए, और दिल्ली, ये 3 जगह पे जो राजधानी लगेगी और यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगेंगी। जयपुर, उदयपुर और दिल्ली। अगला है कि राजस्थान में जो एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ स्थापित होने वाले हैं। एग्रो फूड पार्क, ये वो सवाल है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार। तो इनको जो है आप ध्यान से पढ़ना, और इनको जो ट्रिक बनानी है। अब जैसे इसका आंसर है अलवर, गंगानगर, कोटा और जोधपुर। तो यहाँ अलवर है, यहाँ गंगानगर है, यहाँ कोटा है, यहाँ जोधपुर है। अब ऐसे कोई पैटर्न याद कर लेना कि कोई पार्क, ये पार्क बना हुआ है, तो इसमें एक लाइन ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, दौड़ने वाली जो है यहाँ पे दौड़ सकते हो पार्क में। एग्रो फूड पार्क इस तरह बनाया इन्होंने, यहाँ अलवर, यहाँ गंगानगर, यहाँ कोटा, यहाँ जोधपुर। किसी भी तरह से आप क्या याद कर लो, मैंने इसी तरह याद किया कि पार्क है तो पार्क को दो साइड की लाइनें हैं और बीच में मैं दौड़ रहा हूँ। यहाँ अलवर दिख रहा है, यहाँ कोटा दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा आगे जाता तो यहाँ मुझे जोधपुर, और आखिर में गंगानगर दिखता है मुझे। इस तरह से जो है आप वो देख सकते हो। तो अलवर, गंगानगर, कोटा और जोधपुर। अगला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। हर कंपनी को जो है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2% जो है हर साल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और ये उन्हीं संस्थाओं को देना होता है जिनके लिए निम्न जो शर्तें हैं वो पूरी होती है। अगर इन्होंने ये वाली चीज़ें इनकी पूरी हो गई है, तो इनको जो है 2% अपना सामाजिक उत्तरदायित्व में जमा कराना होगा सरकार को। तो इसमें पहला क्या पूछा कि
अगर किसी का शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ हो रहा हो, किसी की पूंजी या कैपिटल जो है 500 करोड़ हो, किसी का टर्नओवर यानी कि जो बेचा है सामान साल भर में वो जो 1000 करोड़ तक का जा रहा हो, तो ये अगर ये 3 शर्तें पूरी होती है तो वो 2% CSR देगा अपने शुद्ध लाभ का। और शुद्ध लाभ कैसे निकालोगे? पिछले 3 साल में 3 साल का औसत, 3 साल का औसत यानी कि किसी अगर मान लो पहले साल जो है 3 लाख 30 30 30 करके जो है 3 बार जो है हर हर साल जो 30 30 लाख रुपया जो कमा रहा है, तो डिवाइड में 3 करोगे तो एवरेज इसका जो है 30 लाख ये शुद्ध लाभ आ गया। अब इसका जो है 2% दोगे तो ये आपका जो है ऐसे बढ़ेगा, ये शुद्ध लाभ का 2%। तो ये आपको जब खास करके याद रखना कि लास्ट 3 साल का एवरेज लेते हैं नेट प्रॉफिट का CSR कैलकुलेट के लिए। इसको इकोनॉमी में पूछ सकते हैं। अगला एक जो है ये एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि इंडिया स्किल 2021 हुआ था, तो उसमें हमने जो है कितने मेडल जीते थे। तो कुछ सवाल ऐसे भी पूछते हैं जिनका जो है हमें लगता है कि तुक नहीं बनता, और वो जो है जब आता है तभी समझ में आता है कि नहीं इसको काश हमने कर लिया होता। तो इसका जो है जवाब है 1 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज। तो 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज ने इसमें जीता था। अगला है पर्यटन विकास निधि। जो बजट दे 23-24 में एक पर्यटन विकास निधि का अनाउंसमेंट हुआ था। जैसे ये अनाउंसमेंट जो है 22-23 वाले जो बजट हुआ था 22-23 का, उसमें भी ये अनाउंस हुआ था। इसको जो है इस बार इसको बढ़ाया गया है। तो ये पूछा कि बढ़ा हुआ जो अमाउंट है वो कितना है। तो इस बार जो है ये 23-24 के बजट में ये 1500 करोड़ कर दिया गया है। और अगर 22-23 का पूछे तो 1000 करोड़, पहले 1000 करोड़ था, अभी जो है 1500 करोड़ है। अगला पूछा है, ये सवाल थोड़ा अलग है, ये थोड़ा ध्यान देना कि ये पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर के दायरे में जो है हमें एक बैंक हमें जो है देखने को मिल जाता है। तो बैंक के जो है घनत्व पूछा है। हमने पॉपुलेशन का घनत्व देखा है कि 200 है राजस्थान में, ठीक है। तो वही अगर हम जो बैंकों का घनत्व देखें तो वो पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है 1 5 जो है 42 5 100 या 12। इसका आंसर है एक बैंक 42.85 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 82.85 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको एक बैंक मिल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो कई किलोमीटर तक जो है आपको बैंक नहीं दिखता। ये डेंसिटी पूछा है इसका, और स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी याद रखना है आपको। अब कुछ कुछ जिलों का नाम आपका जो है आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियली या वित्तीय जो है डिजिटलीकरण इनका हो गया है। और इसका याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वो ले लो। एक तो धौलपुर, और एक यहाँ पे जैसलमेर, एक बीच का अजमेर ले लो, और एक यहाँ का सिरोही ले लो। तो जैसलमेर, धौलपुर, अजमेर, सिरोही, इन्होंने जो है 100% जो है डिजिटलीकरण कर लिया है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन के थ्रू ही प्रमोट किया जा रहा है। 100% का यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है बजट, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो पिछले बार डेटा में नहीं आया था, पिछले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आया था। जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सबके लिए बराबर है, पुराने अभ्यर्थी हो या नए, तो उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसलमेर, धौलपुर, अजमेर, सिरोही, क्योंकि इनके जो है नाम आप सोचोगे नहीं अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो ये चीज़। अगला है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये पिछले बजट में भी था और इसमें भी है। तो ये है जोधपुर। जोधपुर में जो है ये राजीव गांधी फिनटेक वाला जो डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो बनेगा जोधपुर में, सॉरी। अगला है, ये अच्छा सवाल है। एक राजस्थान फाउंडेशन करके है, इन्होंने जो है प्रवासियों के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका निकालती है ये, प्रवासियों के लिए जो माइग्रेट होते हैं ना, यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, 3 मंथ में एक मैगजीन निकालती है। तो इसमें जो है उस मैगजीन का नाम पूछा है। तो इसका जवाब है माटीरो संदेश। तो माटीरो संदेश वो मैगजीन है, त्रैमासिक पत्रिका है जो प्रवासियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन निकालती है। ये उल्टा भी पूछ सकता है कि माटीरो संदेश कौन निकालती है, तो राजस्थान फाउंडेशन। और इनका मेन काम क्या है, प्रवासियों के लिए
इनका जो ख्याल रखना है, इनकी जो भी समस्या है उनको सुनना। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या से। तो इसको यही याद कर लो आप कि एक तो सिटी का दे रखा है, शहरों का, और एक जो है कुल जनसंख्या दे रखा है। अपनी जो टोटल जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से 6.85 करोड़ है। ठीक है। और इसमें जो पुरुष की जनसंख्या है वो 3.55 करोड़ है, और महिलाओं का है 3.30 करोड़। आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिला है, आप देखते रहिए। और इनमें जब हम शहर की देखते हैं तो इसमें जो है लगभग 24 पॉइंट समथिंग जो है, ये 24.74 ऐसा कुछ है, लगभग इतनी जो है ये शहरों में 1.70 करोड़। ये कुल जनसंख्या जो है अभी भी शहरों में निवास करती है 2011 के हिसाब से। और पुरुष की जनसंख्या 89 लाख, और महिलाओं की 81 लाख। तो ये जनसंख्या आपको याद रखनी है, शहरों की और इनकी। इस हिसाब से जब लगभग जो है ये 52% जो है पुरुष है, और 48% जो है महिलाएं हैं शहरों में। और शहरों में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पुरुषों का? रोजगार। रोजगार जो है ये पुरुषों का है, और महिलाओं का शादी की वजह से जो है इनका एड्रेस चेंज होता है, और ये शहरों में जाती है। अगला सवाल है, हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा है, कौन से शहर का है? ध्यान देना, ये शहर है, डिस्ट्रिक्ट या जिला नहीं है। जिला वाला हम आगे देखेंगे। कौन से शहर है जिनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है? तो इसका जवाब है पहला वाला ही है आपका, जयपुर की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जयपुर शहर की बोल रहा हूँ, जिला की नहीं। जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा, फिर बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जे के बी ज़्यादातर जो है इसको इसी ट्रिक से याद करते हैं, जे के बी। और वहीं अगर हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो इसका क्या है हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा जो है कोटा में, लगभग जो 60% जनसंख्या कोटा में शहरों में निवास करती है। और उसके बाद जो है जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो कोटा के बाद जयपुर, जे के जे ऐसे याद करो। कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। ये बात याद रखना कि ना अल्टरनेटिव, यानी एक छोड़ के एक में जो है जे वाला है। अगर आपको कोई भी एक ट्रिक याद आ जाती है तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। अगला है जनसंख्या का है एजुकेशन सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है, एजुकेशन के बारे में कि जो है एजुकेशन का क्या रेशियो है। तो राजस्थान में जो है साक्षरता दर है 66.1%। राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1%। पुरुषों की साक्षरता है 89.2%, 79.2%। और महिलाओं का है 52.1%। 66.1, 89.2 और 52.1। अगला सेक्स रेशियो देखेंगे हम। ये जनसंख्या से रिलेटेड ही जो सवाल हम पूछ रहे हैं, इसमें जो है सेक्स रेशियो पूछ रहे हैं। तो पहले तो समग्र देख लेते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है? महिला पर 1000, 1000 पे कितनी महिलाएं हैं। तो कुल यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं? 928। और शहर में है 914, और ग्रामीण में है 933। 928, 914, 933। वहीं पे भी अगर हम बाल लिंगानुपात देखें 0 से 5 साल के, तो कुल है 888। शहर में 874 और 892। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछने के चांसेस कम है, इनमें ही जो है खेल होगा असली का। डेटा इधर उधर करके आपसे पूछ सकते हैं कि 874 शहर में और 892। आप देख सकते हो कि बच्चों का जो लिंगानुपात है ग्रामीण में ज़्यादा है, ग्रामीण में ज़्यादा है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अब जो झुग्गी झोपड़ियों का ये नया डेटा जारी किया गया है, लगभग जो है 20 लाख के आसपास जो है झुग्गियाँ हैं राजस्थान में। तो उनमें जो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा स्थान है जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। तो कोई एक स्थान है जहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। यहाँ परसेंटेज दे रखा है 74.53%। अगर
उस एरिया में इतने परसेंटेज जो है सिर्फ झुग्गियाँ ही वहाँ पे बनी हुई हैं। तो हमें इन जगहों में आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जवाब है पीलीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा, पीलीबंगा आपको पता ही है, सब सभ्यता है, ये भी एक सभ्यता ही है। तो ये पीलीबंगा हनुमानगढ़ में 74.53% जो है आबादी अभी भी झुग्गी बस्तियों में रह रही है। और वैसे अगर अपन शहरों के हिसाब से देखें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। अगला है एक सवाल, ये एक नया लॉन्च हुआ था सजग मोबाइल ऐप। ये थोड़ा मुझे अलग सा लगा था, इसके पूछने के मुझे लगा चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसने जो है सजग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इनमें जो है ये इसका है राजस्थान आवासन मंडल या हाउसिंग बोर्ड जो है, निवास मंडल बोर्ड, जो भी आप इसका नाम बोले, आवासन मंडल आवास हाउसिंग बोर्ड, इसने जो है सजग मोबाइल ऐप डाउनलोड लॉन्च किया है। इसमें क्या है, ये मॉनिटरिंग करती है, जो भी ये घर बनवा रहे हैं तो उनकी जो मॉनिटरिंग करने के लिए सजग मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। अगला है एक महिला प्रकाशन विहार, प्रशिक्षण विहार, सॉरी, महिला का जो है प्रशिक्षण विहार एक बनाया हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि ये कहाँ बना है। तो ये भी आने के चांसेस ज़्यादा है इनके। ऐसी ऐसी जो अलग अलग एक ही एक्टिविटी जो एक ही बार हुई है, जो फर्स्ट बार हुई है, उनके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये पहली बार बना है हमारे राजस्थान में। तो ये बना है झालावाड़ में। झालावाड़ में महिला प्रशिक्षण विहार बना है। अगला है, हाँ ये सवाल, एक बालिका शिक्षण शिक्षा फाउंडेशन करके जो है एक फाउंडेशन, एक संस्था है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसे सवालों में से एक है जो मुझे लगता है कि इस बार जो आपको एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो है अध्यक्षता कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से शिक्षा से आपको लग रहा होगा कि या तो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के जो है मिनिस्टर कर रहे होंगे, पर इसका जो है दोनों गलत है। इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे गहलोत साहब है, ये खुद जो है इस फाउंडेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो अध्यक्षता है, ये वैसे 1995 में बना था, और इसकी अध्यक्षता जो है स्वयं गहलोत साहब खुद करते हैं। अगला है एनसीआर का जो है दायरा बढ़ा रहे हैं, और इसमें जो मैग्नेट, आपको पता है कि एक जो है मैग्नेट यहाँ रहेगा, उसका जो है कुछ असर जो है कुछ देर कुछ दूरी तक भी दिखाई देता है। इसे जो है को जो है काउंटर मैग्नेट सिटी कहा जाता है। तो राजस्थान में भी दो दो सिटियों का जो है ये चयन हुआ है कि इनको जो है काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा दिया जाएगा। एनसीआर का, एनसीआर मतलब दिल्ली का जो कैपिटल रीजन है, राजधानी वाला क्षेत्र। तो इसमें किनको किनको चुना गया है, इसका सही जवाब है जयपुर और कोटा को। जयपुर और कोटा को, राजधानी को, और नीचे कोटा जो अपनी शिक्षा की जो राजधानी समझ लो एक तरह से। तो इन दोनों को जो है एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी में जोड़ा गया है। अगला है, कोई डिजीज देखना है, उनके टारगेटेड एलिमिनेशन ईयर, इनका उन्मूलन वर्ष हमको मिलान करना है। ये पूछ सकते हैं कि रोग और उनको कौन से साल में हम खत्म करेंगे। तो खसरा और रूबेला का जो बच्चों को टीका लगता है, तो जो है 2023 के अंत तक जो है हम खत्म करने की हमारा टारगेट है। और टीबी को 2025 तक, और मलेरिया को 2030 तक जो है खत्म करने का टारगेट है। ये तीनों सही है। अगला है, हमें जो ऐसी संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष का मिलान करना है। तो ये वैसे मिलान किया हुआ है, आपको ध्यान से याद करना है कि हाउसिंग 70, हाउसिंग 70, 1970, 24 फरवरी 1970, आपको ये भी याद नहीं रहे, 1970 याद रखने के, हाउसिंग 70 में हुए। और जन आधार जो प्राधिकरण है, जो आधार कार्ड के और जन आधार कार्ड के जो सारे डेटाबेस है उन सबको मैनेज करता प्राधिकरण, वो 18 दिसंबर 2019 को बना था। राष्ट्र को राष्ट्र को 1961 में, और आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है फाइनेंस वाला जो है 55 में, और रिको 1980 में। ये आपको मिलान के लिए पूछ सकते हैं। रिको 1980 में, आरएफसी, अब एफसी को मैंने ऐसे रखा कि एफ जो है फ से 5 याद आता है, तो फ को 555 है। इस तरह सी को आप सीखोगे तो नंबर 1 हो जाओगे। तो किसी तरह भी आप जो है ट्रिक बना के याद कर लो कि प्राधिकरण जो है 2019 में बना था, हाउसिंग बोर्ड 70 में, राज सिको 61 में, और आरएफसी 55 और रिको 80।
अगला देखते हैं, कुछ पॉलिसियाँ हैं, कुछ नीतियाँ हैं और उनके लॉन्च वर्ष याद करने हैं आपको। अगर वो डिफिकल्ट बनाना है तो फिर आपको जो है डेटों में ही करेंगे। अब इसमें एक है कि सौर और पवन जो नीति है, दोनों ही 2019 में आई थी, 18 दिसंबर 2019। जन आधार की जो है 18 दिसंबर 2019, दोनों का जो है 18 दिसंबर 2019 का है, ये दोनों का। ई मित्र 2002 से चल रहा है। राजस्थान की जो पर्यटन नीति है, पर्यटन, तो वो है 9-9-20। मैंने पर्यटन को जो है कोरोना चल रहा था, तो उसमें पर्यटन को नो नो कर रहे थे, मना कर रहे थे, तो इन्होंने जो है नो नो को ही 2020 को ही पर्यटन नीति लागू कर दी थी। राजस्थान में फिल्म के जो पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, वो अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुई 18 अप्रैल 2022 की फिल्म की। इसको मैंने क्या याद किया, दो दो चार हो गए, 4+4 8 हो गए, 8 से 18 कर दिया। इसी तरह भी आप याद करो, एक युवा संबल योजना है, आपको पता है कि 4,000 और 4,500 जो है, और 3 महीने की ट्रेनिंग। जो संबल योजना है, ये 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। 1 फरवरी है, ये गांधी जयंती वाला नहीं है, अक्टूबर 2 अक्टूबर या वैसा कुछ नहीं है, 1 फरवरी को जो है लॉन्च हुआ था, 1 फरवरी 2019। अब एक इम्पॉर्टेंट है, मिशन निर्यातक बनो, ये लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2021 को। इसकी डेट याद रखना, ये थोड़ा अलग है, और ये इसके पूछने के चांसेस भी बने हैं, क्योंकि इसको जो है निर्यातक के हमने जो अलग टारगेट भी ले रखे हैं, जो मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको। तो 29 जुलाई 2021 का जो है ये था। और एक प्रशासन शहरों के संग स्टार्ट हुआ था, जो 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के टाइम पे, और 31 मार्च तक चला था, अगले साल तक। एक राज्य की जो एक आयुष नीति भी लॉन्च हुई है, और ये 2021 को लॉन्च हुई थी, आयुष नीति। इनमें एक जन आधार का आप याद रखना कि इसकी पॉलिसी तो जो है ये 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च हो गई थी, पर जो ये प्रभावी हुआ था, इस एक्ट ने जो है सही काम करना जब शुरू किया था, तो 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी हुआ था। बस एक का ही आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2020, आधार कार्ड, जन आधार वाला आपकी। तो यहाँ आपके जो है ये सवाल कंप्लीट होते हैं। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में जो है हम इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी जो है आपकी चल ही रही है, का एक क्लास हमने अपलोड कर दिया है। और जो राजस्थान की हिस्ट्री है, उसमें जो किताबों वाला पोर्शन है, वो सारा कंप्लीट हो गया है। जो राजा महाराजा और उनके जो शासन में उन्होंने जो किताब लिखी थी वो, और उनके नीचे जो उन्होंने काम किए थे लोगों ने, जो उनके दरबारी विद्वान थे, उनकी किताबें, इन दोनों को जो है हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसकी 6 क्लासें आप देख लो, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि किताबों से एक एक दो सवाल आपके पक्का बनेंगे। और ये जो एक क्लास मैंने राजस्थान की ली है, इससे भी आपके जो एक दो सवाल बनेंगे आराम से। धीरे धीरे करके जो है हम जो है बाकी का भी कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करके फिर जो है करंट अफेयर का एक दो मैराथन लेके जो है इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान की जो है इकोनॉमी तो हमने इसी में कर ली। फिर पॉलिटी बचेगी, और आर्ट एंड कल्चर बचेगा। ये कंप्लीट करके फिर इंडिया वाले में जो है मेन मेन जो है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये मैं आपको प्री पास करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ये दोनों, और इंडिया की ज्योग्राफी आपको करनी हो तो कर लो, एक्सेप्शनल है। फिर इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग, इतना आप कर लोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की तैयारी जो है हम और अच्छे से करेंगे। थैंक यू।